नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं दिल्ली की शपथ। जी हां, आज दिल्ली को उसके मुख्यमंत्री का नाम मिल जाएगा और कल दिल्ली को उसका मुख्यमंत्री भी मिल जाएगा जब शपथ होगी। और आपको इस वक्त की खबर मैं सबसे पहले दे देता हूं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हो गई है। अब से थोड़ी देर में पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा दिल्ली के विधायक दल की बैठक के लिए, और 2 केंद्रीय मंत्रियों को पर्यवेक्षक बनाया जाना है। तो संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। आपको सीधे में लेकर चल रहा हूं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। जी देवेंद्र, क्या खबरें? वही खबर सौरभ जो आपने बताया कि अब से बस चंद मिनट पहले 7LK में यानी कि प्रधानमंत्री निवास पे कैबिनेट की बैठक के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। और इस बैठक में दिल्ली के चुनाव नतीजे और उसके बाद की आगे की रूपरेखा को लेकर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई है। जो रिजल्ट आया उस पर पार्टी ने बातचीत की है और आगे क्या करना है यानी कि सरकार गठन के लिए क्या कुछ किया जाना है, इस बाबत बातचीत हुई है। और उसी में 2 नाम भी तय किए गए हैं जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे आज शाम में तकरीबन 6:30 बजे के आसपास जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी उस बैठक के लिए जाएंगे। और दिलचस्प ये है कि क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाम अभी तक तय नहीं हुए थे तो विधायकों को आधिकारिक तौर पर विधायक दल की बैठक की सूचना भी नहीं दी गई थी। और उसमें वजह ये बताया जा रहा था कि क्योंकि दिल्ली में सभी मौजूद हैं ही तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी वो आ जाएंगे। लेकिन अब से थोड़ी देर के अंदर उम्मीद की जाती है कि पहले केंद्रीय पर्यवेक्षक के नाम आएंगे और साथ ही साथ विधायकों को आधिकारिक तौर पे ये बता भी दिया जाएगा कि आपको 6:30 बजे दिल्ली में पंत मार्ग पे जो प्रदेश दिल्ली बीजेपी का दफ्तर है उसमें आइए। केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में यानी केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल अपना नेता चुन ले। लेकिन वो नेता तो यहाँ चुन ही लिया गया है, बस नाम को लेकर सौरभ समझ सकते हैं कि किस प्रकार की गोपनीयता बरती जा रही है। अभी भी कोई लीकेज नहीं हुआ है किसी भी सेक्शन से, किसी भी चाहे प्रदेश टीम की बात कर लें या नेशनल नेताओं की बात कर लें, कहीं से भी कोई ठोस जानकारी के तौर पे ये बात सामने नहीं आई है कि हाँ इस नाम पे पार्टी फैसला ले चुकी है। सौरभ, अब मैं आपसे दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पूछूं कि पर्यवेक्षकों के नाम पूछूं, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए देवेंद्र, सुबह से हर मीडिया आउटलेट पर ये खबरें चल रही हैं, ये 5 नाम फाइनल, इन 3 में से चुना जाएगा, ये 4 नाम जो है इनमें से मुख्यमंत्री दिल्ली का होगा। तो ये कोई शॉर्टलिस्ट हुई है लिस्ट आपकी भी? देखिए, निश्चित तौर पर सौरभ की जो अलग अलग सेक्शन हैं पार्टी के, अलग सेक्शन की जैसे मैं बात कर लूँ कि चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर लें, प्रदेश के संगठन महामंत्री की बात कर लें, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की बात कर लें, या फिर जो सर्वे एजेंसी के आधार पर बीजेपी जो एक फीडबैक लेने का अपना गोपनीय सिस्टम रखती है, इस सब के आधार पे कैंडिडेट्स के बारे में आकलन लिया गया है कि क्या कुछ सोचा जा रहा है। और उन 6-7 नाम के इर्द गिर्द ही जो सुझाव आए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो सुझाव रहे। उन सुझावों के आने के बाद अब पीएम क्या करते हैं, क्या उन नामों में से कोई चयन कर लेते हैं या फिर इन नामों से उलट कोई और अलग नाम उनको समझ में आता है कि ये ज़्यादा मुफीद रहेगा दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए और बीजेपी के संगठन के लिहाज से भी कि सरकार का मुखिया ऐसा हो जो कि संगठन के साथ इस कदर तालमेल बना के चले। ये सारी चीज़ें समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बातचीत के आधार पर ही तय होनी है। और उस कंडीशन में सामने तस्वीर साफ नहीं है कि हाँ ये व्यक्ति बनेंगे। जितने नामों की आप चर्चा सुन रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल लॉजिक के आधार पे कि हाँ ये चीज़ इनके प्लस पॉइंट में है तो शायद पार्टी ऐसा फैसला कर सकती है, ये चीज़ माइनस पॉइंट है शायद पार्टी ऐसा फैसला ना करे। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि ये ऐसे तमाम अटकलें गलत भी साबित हुई हैं, ऐसे तमाम राजनीतिक तर्क गलत भी साबित हुए हैं। हाल के भी उदाहरण उठा के आप देखें तो आपको समझ में आएगा, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, उड़ीसा की भी बात कर लें, वहाँ पे एकदम से नया नाम आया। तो इस कंडीशन में बहुत मुश्किल है बीजेपी के किसी भी नेता के बारे में, मैं जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी नेता के लिए भी यकीनी तौर पे ये कह पाना कि यही व्यक्ति होंगे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री। नाम जरूर 5-6 नाम है जो कि बहुत प्रमुखता से चल रहे हैं। देवेंद्र देखिए, इसको मैं फिर लॉजिकल गैस कहता हूं क्योंकि आपने जैसा कहा कि जानकारी अभी सार्वजनिक किसी भी रूप में नहीं हुई है, कोई लीकेज नहीं है बीजेपी के सिस्टम में। तो ये कुछ लॉजिकली जो नाम समझ में आ रहे हैं चर्चाओं के आधार पर और आप ही के दिए हुए, अगर इसमें कुछ प्लस माइनस करना हो तो आप बता दीजिएगा। जितेंद्र महाजन रोहतास नगर से, अजय महावर गोंडा से, रेखा गुप्ता शालीमार बाग से, आशीष सूद जनकपुरी से और परवेश वर्मा जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था नई दिल्ली से। ये 5 नाम, इनके अलावा कोई और या इनमें से किसी को आप हटाना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इनमें से बहुत प्रमुख ये 5 नाम है। और जो आप चर्चा की शुरुआत करें सौरभ, वो राजनीतिक तर्क के आधार पर उसमें 2 नैरेटिव जो कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप के सामने, ये 2 नैरेटिव। पहला नैरेटिव ये कि क्या अरविंद केजरीवाल फैक्टर जो दिल्ली में अभी भी है, भले ही चुनाव में वो हार गए हैं, 22 विधानसभा सीटें उनकी पार्टी के पास है और वो ज़रूर अरविंद केजरीवाल चाहेंगे कि फिर से माहौल बीजेपी सरकार के खिलाफ कुछ खड़ा करने की कोशिश करें।
क्या आपको ऐसा चेहरा देना है जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ राजनीतिक तू मैं करे, या फिर दूसरा नैरेटिव ये कि ऐसा साइलेंट फेस देना है जो कि उस तरह के तू मैं में पढ़ के अरविंद केजरीवाल को मौका ही ना दे कोई राजनीतिक बयानबाजी बहुत ज़्यादा करने का और सिर्फ अपने काम पे फोकस दे। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो फैक्टर आएगा वो ये कि छवि निश्चित तौर पे बहुत सहज, बहुत ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को बखूबी मालूम है कि थोड़ी भी कहीं कोई चूक हो तो तिल का ताड़ बनाने में अरविंद केजरीवाल देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार को 10 साल चलाने के बाद सिस्टम में तमाम उनके अपने सिंपैथाइजर होंगे जो कि थोड़ी भी गलती हो तो उस गलती को बाहर लेके आएंगे और फिर बहुत तिल का ताड़ बनाया जाएगा। तो उसको लेके भी बीजेपी कॉशस रहेगी। तीसरी चीज़ कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो कि संगठन के साथ तालमेल बनाते हुए चले, यानी कि दिल्ली का जो संगठन है उसके साथ तालमेल बनाते हुए चले। और चौथी चीज़ ऐसी कि जो टास्क दिए जाएं, जैसे एक चीज़ तय मानिए सौरभ कि दिल्ली की सरकार जो चलेगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड मैप एक देंगे उस रोड मैप को सिर्फ एग्जीक्यूट कर देना है। जैसे यमुना की जो सफाई का काम है वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके जिम्मे नहीं रहेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि जिस प्रकार से साबरमती रिवर फ्रंट का उन्होंने डेवलपमेंट कराया, यमुना का भी वो कराएंगे और यही गारंटी उन्होंने दी हुई थी। तो उस काम को प्रधानमंत्री मोदी के विजन को एक्सक्यूशन में सिर्फ उसको स्मूथली करा दे, इस तरह का व्यक्ति चाहिए। और इन सारे फैक्टर्स के आधार पर जो नाम सामने आ सकते हैं उन्हीं नामों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देवेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, और कोई और खबर आती है तो प्लीज आप खुद ज्वाइन हो जाएं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। स्टूडियो में हमारे साथ 3 मेहमान हैं। आज एक नए मेहमान, वैसे वक्त क्योंकि कहानी कुर्सी की का है तो दिल्ली की शपथ पर आज आपसे बात करने के लिए अनिल सागर जी हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत अनिल जी आपका। धन्यवाद सौरभ जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में आ चुके हैं। स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी बहुत स्वागत आपका। देखिए ये 5 नाम जैसा हमने कहा कन्वेंशनल पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से हमने और हमारी टीम ने, देवेंद्र ने जो है ये नाम सजेस्ट किए हैं, लेकिन ये केवल आंकलन ही है एक हमारा, और कोई भी पॉलिटिकल लॉजिक डिफाई किया जा सकता है किसी भी वक्त बीजेपी के सेटअप में। इसलिए नामों पर बात करना खतरनाक तो है, लेकिन फिर भी बात तो करनी ही है। तो सबसे पहले आइए जो सबसे ऑब्वियस नाम दिखाई देता है उसकी बात कर लें और हमारे एक्सपर्ट्स उस पर क्या राय रखते हैं। परवेश वर्मा साहब, जिन्होंने नई दिल्ली का चुनाव जीता और जायंट किलर जिनको इस चुनाव में कहा जा रहा है, तीसरी बार ये विधायक बने हैं, 2 बार के ये सांसद हैं और दिल्ली में इनका एक अपना बेस भी है, जाट समाज से आते हैं सारे। वैसे देखें तो सारे बॉक्स टिक करते हैं, कुछ अगर इसमें माइनस है तो वो आप बताएं। हर्षवर्धन जी पहले आप। देखिए सबसे पहले तो यही कि जब हम कहते हैं प्लीज आपका अपना कोई और अनुमान हो तो वो भी आप। चूंकि हम जब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, जो हम कहते हैं उससे इतर हो सकता है, हम पत्रकारों के सोचने का जो तरीका हो उससे इतर हो, लेकिन भाजपा अपने राजनीतिक सामाजिक समीकरण दुरुस्त करती है। वरना बनाया ना 2022 में सब कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ नहीं, अब तो कोई बदल ही जाएगा, रोज दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई का खूब जम के चलता था, बने योगी आदित्यनाथ। ना तो 17 याद कीजिए ना, उस वक्त कोई कह रहा था योगी जी बनेंगे। नहीं, 17 में तो कोई नहीं था ना, 17 में आपका कोई चेहरा ही नहीं था। 17 में तो सबकी दौड़ थी, केशव जी की भी दौड़ थी, उनकी भी दौड़, सबकी दौड़ थी, लेकिन 22 में वो मुख्यमंत्री थे तो वो बने। फिर आप आ जाइए, नायब सिंह सैनी को अंतिम समय में हटाया गया, खट्टर जी आए, सबने कहा क्या नायब सिंह सैनी होंगे या कोई और चेहरा, फिर नाम चर्चा मिले, नायब सिंह सैनी बने। अभी आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, देवेंद्र फडणवीस से इतर सब कह रहे थे, चूंकि अब नाम आ गया है तो बनेगा कि नहीं बनेगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि हम चूंकि मोहन यादव और भजन लाल शर्मा उसको हम देखते हैं, वरना आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के जो नाम है वही है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं थी, लंबे समय से सत्ता से बाहर थे। ये मोहन चरण मांझी संघ के स्वयंसेवक हैं, बहुत जिसको कहें कि उस पूरी की पूरी राजनीति में फिट होते थे। अब आ जाते हैं दिल्ली, परवेश वर्मा क्यों होने चाहिए। आपने गृह मंत्री अमित शाह की योजना पर अरविंद केजरीवाल से लड़ाई लड़ी और जैसे को तैसा, जिसको कहते हैं ना कि शठे शाठ्यम समाचरित, तो एकदम दे दिया बढ़िया सा। जवाब नहीं दे पाए, चुनाव पलटा, जब वो 2100 का फॉर्म भरवा रहे थे 1100 बांट दिया, कहे हमारा एनजीओ बांट रहा है, कर क्या लोगे। यानी उस कानून के दायरे में आप अरविंद केजरीवाल को जवाब दे सकें। फिर जाट नेता तैयार करना है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर नेता थोड़ी ना होता है। नेता तो ऐसे ही होता है, 1 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे, जाट है। अब कहते हैं अक्खड़ है, तो जाट अक्खड़ नहीं होगा तो क्या होगा, जाट तो अक्खड़ ही होगा, तभी तो अपने यहां अपनी कम्युनिटी का, अपने समाज का नेता होगा। तो हरियाणा आपके पास है, राजस्थान आपके पास है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो परवेश वर्मा इन सारे पैमानों पर फिट होते हैं। क्यों नहीं हो सकते, तो एक ही बात कि भैया बड़ा माहौल बहुत बन गया है, दम बहुत है, तो ऐसा व्यक्ति बनेगा तो सुनेगा नहीं हमारी, तो दूसरे लोग कहेंगे किसी और को बनाना, बस इतना ही। एक बात जो और चल रही है परवेश वर्मा के साथ, आपने जैसा कहा सारे प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट बस वही अक्खड़ हैं या उनके व्यवहार को लेकर कभी कभी कोई उनका साथी कोई शिकायत कर देता है, ये बात उनके साथ रही है। दूसरा, आप जो अरविंद केजरीवाल चूंकि दिल्ली में एक्टिव रहने ही वाले हैं,
उनके सामने आपको ऐसा आदमी नहीं देना चाहेंगे जो रोज किसी गलत वजह से हेडलाइन बनाए, कुछ बोल दिया, कहीं व्यवहार की कोई शिकायत हो गई। अब अरविंद केजरीवाल तो माइक्रोस्कोप लेके बैठेंगे ना, लेंस लेकर के बैठेंगे। वो तो अभी भले ही वो 12 दिन से खामोश हैं बिल्कुल, लेकिन हम सब जानते हैं इसके बाद एक बार सरकार बन जाएगी तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया करेंगे, ये सरकार ने ये कर दिया, सीएम ने ये कर दिया। देखिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो चुना जाएगा उसको इतना फ्रीएंट होगा नहीं कि वो जो चाहे बोल लेगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठे, बोलने की बात नहीं है, ये तो चलिए, मतलब काम पे भी उसका इतना ज्यादा सेंट्रल कंट्रोल रहेगा। अगर देखिए, दिल्ली एक छोटा राज्य है, आधा राज्य है, उसका जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके पास करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। बड़ा काम तो केंद्र सरकार के हवाले है, एलजी अलग बैठे हुए, तो मुख्यमंत्री ऐसा कोई दायरे के बाहर रहेगा नहीं, पार्टी के अनुशासन में रहेगा और उसे तो सब पूछ के ही करना है ना। बड़े काम तो पार्टी से पूछ के करेगा, अमित शाह से पूछेंगे, जेपी नड्डा से पूछेंगे, जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आएंगे जो इस महीने के आखिरी में या मार्च के फर्स्ट वीक में, उससे पूछ के वो काम करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जो निर्देश आएगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो दूसरे राज्यों में भी आप देखो ना, मुख्यमंत्री को कितना फ्री हैंड है। तो इस दिल्ली में तो मुझे लगता नहीं कोई ऐसा मुख्यमंत्री देखा जाएगा कि भाई वो अरविंद केजरीवाल को चुनौती, मतलब तो आप बताइए बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री कितने फ्री हैंड में काम करते हैं, नहीं करते? नहीं, काम फ्री हैंड से काम करते हैं, लेकिन ऐसा जो बड़े निर्णय होते हैं, नहीं, बड़े निर्णय जो होते हैं वो तो निश्चित रूप से पार्टी की जो तय होता है उसके हिसाब से वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई नामों पर चर्चा हो रही है, जैसे हर्षवर्धन जी का। तो ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है परवेश वर्मा के लिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई माइनस पॉइंट है। उसके अंदर प्लस पॉइंट अगर आप देखो तो ज्यादा है, माइनस कम है। लेकिन अब पार्टी किस हिसाब से सोचते हो, जिस तरह से पार्टी लगातार पिछले समय से निर्णय लेती आई है कि राजस्थान में भजनलाल को लेकर आ गई, मध्य प्रदेश में मोहन प्रोबेबल लिस्ट में मुझे आप बताइए नंबर 1 पे है परवेश वर्मा अभी भी आपकी या नहीं? मुझे नहीं लगता प्रवेश वर्मा नंबर 1 पे है मेरे हिसाब से फिलहाल। मुझे लग रहा है किसी दलित पर पार्टी जा सकती है इस बार, दलित या महिला पर जा सकती है, क्योंकि दलित कोई मुख्यमंत्री नहीं है पार्टी के पास, कोई महिला भी नहीं है। और जिस तरीके से राहुल गांधी नैरेटिव चला रहे लगातार, और इस बार दलित की जो 12 आरक्षित सीटें उसमें से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीते। 4 में से 2 नाम ऐसे जरूर है कि जो मुख्यमंत्री के छुपे रुस्तम निकल सकते हैं। एक तो रविकांत जो है त्रिलोकपुरी से जीते हैं, उनकी संभावना मुझे ऐसा लगती है कि वो बन सकते हैं। इसके अलावा बवाना से जो जीते रविंद्र इंदिराज सिंह, वो पंजाबी दलित है, वो उनके नाम की मुझे संभावना लगती है कि वो बन सकते हैं। दलित में अगर नाम आया तो इन 2 नामों की मुझे ज्यादा संभावना। एक कमेंट परवेश वर्मा के नाम पर, लेकिन पहले नहीं, देखिए, जहां तक प्रश्न है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कुछ बोलता नहीं है या बोलेगा तो वो कोई असर नहीं रखता। आपको मैं 2-3 वाकये याद करा देता हूँ। शीला दीक्षित जब थी तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि प्रवासी जो हैं वो दिल्ली आते हैं, और वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई थी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो बोलेगा वो बड़ी खबर होगी। और कम से कम हमें अरविंद केजरीवाल के हर बयान को, हर उनके जो उन्होंने एक्ट थे उनको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने जो किया वो सब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा। तो इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भी होगा वो हर पार्टी चाहेगी कि इतना सधा हुआ बोले। पर मुझे ऐसा लगता है सौरभ कि परवेश वर्मा में ना अब एकदम 360 डिग्री चेंज आएगा। अब तक वो जो कर रहे थे, जैसा कर रहे थे, वो शायद वक्त की ज़रूरत थी। और परवेश वर्मा बहुत समझदार हैं, उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर लड़ाइयाँ लड़ी हैं। दिल्ली में 2 बार एमएलए रहे और महरौली जैसी जगह का एमएलए रहे जहाँ पे जाट वोट बहुत अच्छी तादाद में है, पंजाबी वोट अच्छी तादाद में है, मुस्लिम वोट अच्छी तादाद में है। और अभी भी वो जहाँ से चुने गए हैं वो भी सीट बहुत आसान सीट नहीं थी। ये बात अलग है वो कौन लड़ रहा था, कैसे लड़ रहे थे, कैसे झुग्गियों में पहुँचे, क्या क्या किया गया। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो वास्तव में ऐसा बनेगा जो सधी हुई जुबान से, सधे हुए कदमों से और सभी जो भी निर्देश हों, जो भी आदेश हों, उनका पालन करे। क्योंकि दिल्ली को फ्री हैंड नहीं दिया जा सकता। ये कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में स्पष्ट दिखा दिया है, क्योंकि हर फैसले पे कहीं ना कहीं उनका सीधा हस्तक्षेप था। और वो आपको जो भी चयन होगा उसमें भी दिखेगा, नजर आएगा। नहीं तो परवेश आपकी लिस्ट में अभी है? मुझे लगता है परवेश वर्मा सीएम बनेंगे या टॉप 7 में होंगे, ये तो आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, परवेश वर्मा को आप एकदम इग्नोर नहीं कर सकते, दावेदारी उनकी मजबूत है। ऑलराइट, मैं दूसरे नाम की बात करता हूं आपसे। लाइन सिर्फ बोल दूं बीच में, हम लोग ये अब कहना तो बंद कर देना, मतलब इतना तो सबको समझ हो गई है कि वो टॉप लीडरशिप के हिसाब से काम करेगा। वही, अरे उसके अलावा करेगा क्या? बिल्कुल सही बात है। ये तो बात ही नहीं करनी। जो भी मुख्यमंत्री बने, और दूसरे भी जो मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जैसा नेता आपको बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, तो उसकी जो लाइन होगी, उसका जो एजेंडा होगा, उसी को तो आगे बढ़ाना है। अरे वैसे मुझसे किसी ने आज कहा कि जब चुनाव जीते परवेश वर्मा तो उस वक्त थोड़ी ज्यादा एक्साइटमेंट क्या उन्होंने दिखा दी, क्या उससे कुछ नेगेटिव मार्क्स कहीं अर्न तो नहीं कर लिया उन्होंने? बीजेपी में लड्डू बांटना, उनका परिवार भी टीवी पर बैठा था, लेकिन ऐसा बीजेपी में होता नहीं है। यहाँ बहुत कई पैमाने देखकर बहुत ईगरनेस दिखा दी, ऐसा लगा शायद। नहीं, मुझे लगता है देखिए ये तो स्वाभाविक है। जब आप सीधे सीधे जो बड़ा नेता है उसको आप हरा कर आते हैं तो वो तो दिखेगा ही। मतलब अरविंद को हरा कर आ रहे हैं आप, ठीक है, चाहे जो कह लें आज, लेकिन
प्रवेश वर्मा विधायक हो गए हैं, अरविंद हार गए हैं, ये तो अब सच हो गया, इसलिए हम लोग मान रहे हैं, वरना तो ये कठिन था। तो परवेश वर्मा की दावेदारी पहले दिन से लगातार अब तक बनी हुई है और मजबूत दावेदारी है उनकी। दूसरा नाम जो हमें जो पता चल रहा है कि काफी दम रखते हैं, यह है अजय महावर। अजय महावर दूसरी बार विधायक बने हैं और गोंडा सीट से जीत करके अजय महावर आए हैं दूसरी बार, और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो है सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं और माना जाता है कि इनका संगठन में भी अच्छा दखल है। 2020 में भी ये गोंडा जीते थे जब केवल 8 विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के आए थे, और इनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी नरेंद्र मोदी के एक बढ़िया सिपाही साबित हो सकते हैं अगर इनको मौका दिया जाए तो। समीर जी, देखिए, अब ये कह देना कि संघ से जुड़े हुए, तो अब ये तो कोई कहेगा नहीं कि मैं संघ से जुड़ा हुआ नहीं हूं, और संघ ये भी नहीं कहेगा कोई हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। सब किसी ना किसी रूप में संघ से जुड़ा हुआ होता है। भारतीय जनता पार्टी के आप किसी साधारण कार्यकर्ता से पूछोगे, मंडल अध्यक्ष है, वो भी कहेगा मैं संघ से जुड़ा हूं, और प्रधानमंत्री तो संघ से प्रचारक थे ही संघ के। तो संघ में भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो कहेगा कि मैं संघ से नहीं जुड़ा हूं, मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो सारे लोग अपने आप को संघ से जुड़ा हुआ बताते हैं। देखिए, इस नाम की भी चर्चा चल रही है कि ये भी बन सकते हैं, प्रबल दावेदार ये भी है। इसके अलावा कई और नाम है जो संघ से जुड़े हुए होंगे। अब इसमें संघ की सहमति, ये एक तो अजय महावर जी जो है, एक तो ये भी वैश्य समाज से है और बिल्कुल पूर्वांचली है, हाँ, यूपी से इनका ताल्लुक बताया जाता है। बिल्कुल, हाँ, तो इनकी दावेदारी भी बनती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के रूप में इनका चयन शायद नहीं होगा, क्योंकि और भी जो अगर क्राइटेरिया अगर देखा जाएगा, जो पार्टी का क्राइटेरिया हो, संघ का क्राइटेरिया अगर उसके अंदर लिया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के विजन का क्राइटेरिया लिया जाता है, अरविंद केजरीवाल के 43-44% को देखा जाता है कि भाई 22 सीटें उसके पास है, और अगले 15 साल के लिए, क्योंकि शीला दीक्षित 15 साल रही, अरविंद केजरीवाल 10 रहे, तो प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय एक बात मैं आपसे पूछूं, ऐसा मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं दिल्ली में कास्ट समीकरण नहीं देखा जाएगा, आप मानते हैं ऐसा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कभी कास्ट समीकरण काउंट नहीं होता। हरियाणा में खट्टर को बना दिया, जाट महत्वपूर्ण थे, महाराष्ट्र में मराठा थे, देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, विजय रूपानी को आप बना देते हो जहां गुजरात में पटेल डोमिनेंट होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये कास्ट मायने नहीं रखती। प्रधानमंत्री देखते हैं कि आदमी कितना ऑनेस्ट है, परफॉर्म करने की स्थिति कैसी है, और मैं जो चाहता हूं या जो पार्टी का जो विजन है वो कैसे लागू कर सकता है, और आने वाले 10-15 साल के लिए पार्टी को लीडरशिप। अजय महावर से हमारे सहयोगी ने बात भी की है, तो आज के दिन महत्वपूर्ण है। कैसे आप भी जानना चाहते होंगे कैसा बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, दम रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो सुनिए उनकी बातचीत। गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अजय महावर हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, शपथ ग्रहण की तारीख आ गई, समय आ गई, अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी जी का सिपाही कमल का फूल होगा। हमारे लिए मंत्री मुख्यमंत्री बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमारे लिए जो दिल्ली की जनता है उसको जो सर्व करना है, जो मोदी जी ने वादे किए हैं दिल्ली से, उसको जो डिलीवर करना है, विजन डॉक्यूमेंट को धरातल पर लेकर जाना है, वो उद्देश्य बड़ा है। जिस दिल्ली को जार जार तार तार बदहाल कर दिया अरविंद केजरीवाल ने, तो नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली को बनाना है। स्लम सिटी से वर्ल्ड क्लास सिटी की जर्नी तय करनी है। विकसित भारत की यात्रा में दिल्ली की अहम भूमिका रहे। उसकी पहचान जो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी के रूप में हुई है, वो वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में जानी जाए। इसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। अनिल जी, महावर साहब के बारे में आपकी राय? देखिए, मैं दिल्ली विधानसभा में अक्सर होता हूं, लगभग हर सत्र में रहा हूं, और मैंने अजय महावर जी को बहुत अच्छे से सुना और देखा है। अजय महावर मुझे लगता है विधानसभा के भीतर बीजेपी के सभी विधायकों में बहुत अच्छा बोलते हैं और अपनी बातों को तथ्यात्मक तरीके से रखते हैं। और सौरभ, मैं बता दूं, चूंकि ये पिछले जो सत्र थे वो चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, आम आदमी पार्टी बहुमत में थी, और आम आदमी पार्टी के कई विधायक ऐसे मैं आपको रोकूंगा। एक खबर है इस वक्त की, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जो बड़ी खबर निकल रही है, महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पर रेखा गुप्ता के नाम पर विचार किया जा रहा है। रेखा गुप्ता के अलावा किसी महिला विधायक पर चर्चा नहीं है, क्योंकि 4 महिलाएं जो है इस बार जीत करके आई हैं। लेकिन इतना क्लियर है, अगर महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है तो केवल रेखा गुप्ता के नाम पर चर्चा है। परवेश वर्मा के नाम पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा पंजाबी और वैश्य नाम देने पर भी बात हुई है। तो महिलाओं में रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा का एक ऑब्वियस नाम, और एक पंजाबी चेहरा दें या एक वैश्य समाज से कोई दिया जाए, इसके बारे में बात हो रही है। हालांकि वैश्य समाज से भी वो रिप्रेजेंटेशन रखती है रेखा गुप्ता। एक बार फिर देवेंद्र के पास हम चलते हैं। जी देवेंद्र,
और सौरभ, संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद एक जो बड़ी खबर टॉप सोर्स से आई उसमें ये बताया गया कि महिला कोटे से अगर मुख्यमंत्री बनाया जाना था तो जो नाम आया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम पे चर्चा हुई है और वो नाम है कि रेखा गुप्ता। यानी कि अगर महिला मुख्यमंत्री बनाना है तो ऑब्वियस चॉइस के तौर पे पार्टी के सभी अलग अलग सेक्शन से जो फीडबैक आया था उसमें एक ही नाम रेखा गुप्ता का रहा। दूसरी चीज़ ये कि अगर महिला नहीं बनाना है तो फिर विचार आया कि अगर पुरुष बनाना है तो एक विचार प्रवेश वर्मा को लेकर हुआ और दूसरा सेक्शन अगर प्रवेश वर्मा नहीं तो फिर पंजाबी और वैश्य दोनों कम्युनिटी के, यानी कि पुरुषों के मामले में ओपन रखा गया जो चर्चा हुई, लेकिन महिलाओं के मामले में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम रेखा गुप्ता को लेकर चर्चा हुई है। तो समझा जा सकता है कि अगर बीजेपी इस नैरेटिव के सहारे जाए, यानी कि टॉप लीडरशिप इस नैरेटिव के सहारे अंतिम फैसला लिए होंगे तो कि महिला मुख्यमंत्री चाहिए तो रेखा गुप्ता, अगर फिर इसके अलावा किसी और अन्य पहलुओं पर विचार हुआ है तो फिर प्रवेश वर्मा के साथ दूसरे अन्य नाम भी मौजूद हैं जिन पर चर्चा हुई है। हालांकि उन नामों के बारे में स्पेसिफिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। अभी जितनी जानकारी है सिर्फ वो ये सौरभ कि महिलाओं से सिर्फ एक नाम रेखा गुप्ता पे विचार हुआ है और पुरुषों में प्रवेश वर्मा पर भी बहुत गंभीरता से विचार हुआ है, लेकिन उनके अलावा भी दूसरे नाम हैं जिनके पहलुओं पर चर्चा हुई है। अंतिम फैसला भी नहीं पता चला। तो ये रेखा गुप्ता, इनकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता दीजिए देवेंद्र। ये बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकली हुई हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के डूसू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, वहाँ पे चुनाव ना लड़ी हैं, चुनाव जीती हैं, शालीमार बाग से आती हैं और महिला मोर्चा में ये रही हैं। महिला मोर्चा में प्रदेश की जो टीम है उसमें भी उपाध्यक्ष के तौर पर रही हैं और संगठन के साथ बहुत तालमेल करके काम करने वाली लीडर के तौर पर इनकी ख्याति रही है। दूसरी चीज़ कि पार्टी के जो बड़े नेता हैं जो कि विद्यार्थी परिषद से निकल के बीजेपी के बड़े नेता हैं, जैसे नाम के तौर पे अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें तो धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लें, सुनील बंसल की बात करें जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो सब इनके कामकाज के तरीके की तारीफ करते रहे हैं यदा कदा और अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर वो इनको जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके प्लस पॉइंट रही है, जिसका ये नतीजा रहा कि आप जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि टॉप लीडरशिप में जो महिला कोटे से एक नाम पर चर्चा हुई उसमें सिर्फ और सिर्फ रेखा गुप्ता के नाम पे चर्चा हुई है। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी अपनी छवि पार्टी के नेताओं के अंदर कितनी अच्छी है कामकाज को लेके और काम करने के तरीकों को लेके। संगठन के जो एक रीति नीति कही जाती है बीजेपी में, इस शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उससे वो बखूबी वाकिफ बताई जाती हैं। सौरभ, देवेंद्र फिलहाल फिर शुक्रिया आपका। तो देखिए देवेंद्र एक एक करके खबर तो निकाल ही रहे हैं, अब लिस्ट और छोटी होती जा रही है। प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता, अब ये यही दो प्रमुख नाम हैं जिनके बारे में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा है। और जो संसदीय दल की बैठक हुई उसके अंदर से खबर निकल के आई है कि महिलाओं में अगर कोई महिला चेहरा देना है दिल्ली में तो वो केवल रेखा गुप्ता हो सकती है, अन्यथा प्रवेश वर्मा प्रबल दावेदार हैं, लेकिन उनके अलावा पुरुषों में कोई पंजाबी या वैश्य चेहरा भी दिया जा सकता है। आप अजय महावर साहब की बात कर रहे थे, लेकिन उससे पहले जरा रेखा गुप्ता जी का नाम प्रोमिनेंट। बिल्कुल, रेखा गुप्ता दिल्ली नगर निगम की नेता रही हैं और दिल्ली नगर निगम में उन्होंने कई पदों को संभाला है। बिल्कुल डूसू की राजनीति से आई हैं और हरियाणा का उनका बैकग्राउंड भी है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि शायद वो भी एक उनका परिवार अभी भी हरियाणा से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी शायद उनके लिए कंसीडर होगा। और सबसे बड़ी बात ये, दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री रही है, ये इत्तेफाक है, शालीमार बाग वही जगह है जहां पर साहिब सिंह वर्मा जीत करके आए थे, उसी विधानसभा से जीते थे और वहीं से मुख्यमंत्री बने थे, विकास मंत्री बने थे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो एक बड़ा नाम है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। और रेखा गुप्ता एक महिला पार्षद रही हैं, लंबे समय तक भाजपा की राजनीति को देखा और समझा है। संगठन की जहां तक बात है, बिल्कुल सही है, एबीवीपी का इस समय भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष पदों पर एबीवीपी के लोग हैं और कहीं ना कहीं उसका भी लाभ जो है वो उनको मिल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। डूसू की मेरे ख्याल से कोई हाँ, पोस्ट होल्डर नहीं है बिल्कुल दिल्ली बिल्कुल, में, तो डूसू में अच्छे तरीके से जीती थी, बहुत अच्छे से मुझे याद है, अच्छे तरीके से जीती थी और बहुत बड़ा एक नाम निकल करके आया था रेखा गुप्ता का। इसमें एक बड़ा रेखा गुप्ता कहता जा रहा है कि उम्र का भी, एज भी ऐसी है कि अभी 50-51 साल उनकी उम्र है, तो अभी मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री को चुन रही है, युवा मुख्यमंत्री सब प्रदेश में दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी का जो प्लान है कि अगले 10-12 साल तक वो प्रदेश का नेतृत्व दे सके, संगठन में हो या सरकार के अंदर हो, तो मुझे लगता है उसके अंदर भी रेखा गुप्ता फिट बैठती है। और रेखा गुप्ता के साथ ऐसा है कि उसके साथ कोई मतलब एनिमी नहीं हो सकता, उसके साथ बैगेज नहीं है, उसके साथ कोई माइनस नहीं, कोई विरोध नहीं करेगा। उसका व्यवहार ऐसा है कि उसके साथ संघ के पदाधिकारी भी सहजता से उसको स्वीकृति देंगे, पार्टी के राष्ट्रीय नेता जो है वो भी देंगे, स्थानीय संगठन भी उसके फेवर में जाएगा, महिला मोर्चे में रही है, राष्ट्रीय सबके फेवर में सब कुछ जा रहा है, बस यही नहीं समझ में आ रहा कि है कौन सा एक नाम। बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी, वो खत्म हुई है अभी, और वहां से खबर निकल करके ये आई है कि अगर भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाती है तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम पर चर्चा, और वो रेखा गुप्ता
गुप्ता हैं। मतलब रेखा गुप्ता ही होंगी अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनती है तो, बाकी किसी और महिला चेहरे पर फिलहाल चर्चा भी नहीं है। 3 और नाम है चूंकि, लेकिन इनके अलावा अगर और फैक्टर्स देखे जाते हैं, जाति समीकरण देखे जाते हैं पुरुषों में, तो सबसे आगे नाम चल रहा है परवेश वर्मा का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है। और इनके अलावा अगर देखना होगा तो फिर पंजाबी कम्युनिटी और वैश्य कम्युनिटी से, मतलब बनिया समाज से या पंजाबी समाज से कोई पुरुष जो है उस नाम जो है आगे आ सकता है। ये अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन है। रेखा गुप्ता जी से भी हमने एक रिएक्शन लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उनका नाम आज तो बड़ी प्रोमिनेंस में, लेकिन पहले भी लिया ही जा रहा था, तो उनका क्या कहना है आप एक बार सुन लें। लगभग शाम के समय आज की बैठक रहेगी और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी, दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। मैम, हाईकमान से कुछ कम्युनिकेशन हो पाया आपका? हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। तो रेखा गुप्ता जी के बारे में जरा हर्षवर्धन जी अपने विचार बता रहे थे। अनहोल्ड योर थॉट हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए, रेखा गुप्ता का नाम पहले दिन से बहुत मजबूती से चल रहा है और उसके पीछे वजह यही कि एक तो महिला है, वैश्य समाज से आती है और इन सबको हटा दे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि भाजपा बीच में कास्ट वाले ट्रैप में फंसी, और जब फंसी तो कहां गई वो सबने देखा। नरेंद्र मोदी फिनोमिना का मतलब ही है कि जातियों के बंधन से ऊपर उठा हुआ एक नेता, एक ऐसा नेता जो घांची तेली समाज से आता है, जो गुजरात में सभासद भी नहीं बना सकता अपनी जाति से, वो देश का 3री बार प्रधानमंत्री बनता है। मुझे लगता है रेखा गुप्ता, जो उनका संघ संगठन का बैकग्राउंड है, डूसू की वो सचिव रही, आज के संघ और भाजपा दोनों की जो टॉप लीडरशिप है, उनके गाइडेंस में उन्होंने एबीवीपी में काम किया है। ये भी उनके पक्ष में जाता है और अभी तक की जो स्थिति है वो नो नॉनसेंस है, यानी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा उनके खिलाफ कोई नहीं है जिसको हम कहें कि इसकी वजह से नहीं बनाया जा रहा चाहिए। और पार्षद रही है, बता रहे थे अभी, पार्षद है, दिल्ली की वो काम का अनुभव भी है, दिल्ली की खाटी राजनीति, दिल्ली की पार्षद रही हैं और दिल्ली के नगर निगम में उन्होंने कई जिम्मेदारियों को भी होल्ड किया। और सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी संगठन में जब उनकी जरूरत महसूस हुई है उन्होंने काम किया है, चाहे वो महिला मोर्चे में काम किया हो, चाहे वो और कई काम उन्होंने पर्दे के पीछे रहते हुए किए और जो शायद उनके पक्ष में जाएंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज जो अभी जैसा कि बताया अभी हर्षवर्धन जी ने कि नॉनसेंस नहीं है, वो नॉनसेंस जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ड उनके साथ जुड़ा हुआ है कि वो ऐसा कुछ नहीं है। किसी किस्म का कोई विवाद नहीं है इनके साथ, अभी तक नजर नहीं आया है। हालांकि जब आपको विवाद खोजना हो तो बस एक बार चुनाव लड़ लो तो सामने आ जाता है, तो अब विरोधी सक्रिय होकर के कुछ विवाद ढूंढ ले, बात अलग है। अदरवाइज आज तक कहीं दिखा नहीं ऐसा कोई बहुत बड़ा। विधानसभा का देखते रहे आप, दिल्ली की राजनीति को हम सब में से सबसे ज्यादा नजदीक से देखते हैं, तो ये चर्चित चेहरा रहा है दिल्ली में। अब बिल्कुल दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली की महिलाओं में, दिल्ली बीजेपी में कम से कम एक चर्चित चेहरा है। और बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जितने पदाधिकारी हैं वो रेखा गुप्ता को जानते हैं। दिल्ली की जनता कितना जानती है वो एक अलग विषय है, क्योंकि हमने 98 में देखा था कि जब शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी और मॉडल टाउन में एक रैली थी, तो वहां पर मजाक में ही सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर के इशारे पर उनका नाम अनाउंस कर दिया गया था कि हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, बड़ी बहन शीला जैसी हो। अच्छा। और बस उसके बाद किसी को पता नहीं था और शीला जी मुख्यमंत्री बन गई, तो ये बात किसी को पता नहीं थी। बाद में एक बार मजाक में उन्होंने ये भी कहा, मैं बैठा हुआ था सामने, मैंने कहा भाई आप दोनों तो बिल्कुल ही अब तो मिल गए इनके साथ। बोले भाई दिल्ली में रहना है तो शीला कहना है। अच्छा, तो वो कद हो गया शीला जी का। बिल्कुल, तो वो ये कद तो बनाए जाते हैं। देखिए, मैं तो दिल्ली की जिस भी नाम की चर्चा हो रही है दिमाग में एक खांचे में रखता हूं अरविंद केजरीवाल, दूसरे में वो नाम। अब आप कंपेयर करो ना, आप अरविंद केजरीवाल से तुलना बंद नहीं कर सकते। वो व्यक्ति रोज टीवी पर आकर बोलेंगे इस आदमी ने, इसने ये कर दिया है, महिला ने ये कर दिया मुख्यमंत्री के तौर पर। देखिए, आपको टक्कर का व्यक्ति चाहिए। उसके दो ही जवाब होते हैं, या तो आपने सदे हुए शब्दों में अपनी बात कह दी, या उसको आप खामखा न्यूसेंस क्रिएट करो। तो मुझे लगता है रेखा गुप्ता पहले वाले खांचे में फिट हो जाएंगी। वो सधे हुए शब्दों में अपनी बात कह देंगी और हमले का जवाब जो है, और जब आप किसी महिला पर हमला करते हो, अगर वो प्रधानमंत्री पर भी हमला करेंगे और जवाब रेखा गुप्ता की तरफ से आएगा,
तो उसकी अपील, उसकी बात बहुत दूर तक जाएगी और कम से कम उस वर्ग में तो जरूर जाएगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल टारगेट कर दे। अरविंद केजरीवाल की ताकत क्या है? दिल्ली में ताकत जो बनी वो महिलाएं बनी। दिल्ली में उन्होंने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की। दिल्ली में उन्होंने महिलाओं को लक्ष्य में रखते हुए उनके लिए पेंशन की बात कही, उनके लिए विशेष राशि, सम्मान राशि देने की बात कही। और इस मामले में रेखा गुप्ता अगर चुनी जाती है तो बिल्कुल निसंदेह वो संदेश बहुत दूर तक जाएगा। कई चुनावों से लगातार देख रहे हैं कि ये जाति वो जाति सबके ऊपर महिला वोट एक ऐसा ओवरराइडिंग फैक्टर आ जाता है जो जिसके पक्ष में गया फिर सारे बाकी समीकरण। सौरभ जी, इस चुनाव में हुआ भी वही है, मैं आपको बता रहा हूं, इस चुनाव में हुआ भी वही है। महिलाओं को कहीं ना कहीं बीजेपी ने महिलाओं में एक अपनी अलग तरीके से पहुंच बनाई है और उस वर्ग में बनाई है जहां पर बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। भाई आप आज भारतीय जनता पार्टी अगर झुग्गी बस्तियों में 13 सीटें जीत गई है तो उसमें कहीं ना कहीं ये सब पहलू हैं। महिलाओं का एक बहुत बड़ा वोट जो है वो इधर की तरफ दिखा है। रेखा गुप्ता जी के नाम में आपको कुछ अगर दिखाई देता हो भाई इस वजह से शायद ना हो कोई ऐसी बात? नहीं, मुझे तो 48 विधायक में से अगर किसी का भी नाम फाइनल होगा तो मुझे उसमें कहीं आपत्ति से रहेगी नहीं कि भाई ये नाम क्यों चुना गया। सारे विधायकों का प्लस और माइनस आप तो वो विधायकों वाली बात कर दी आपने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम जैसे प्रोबेबल के तौर पे एक नाम समीर जी का भी, हाँ बिल्कुल, कोई भी चुना जाए ऐसा सब मोदी जी का काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक नाम समीर जी का भी। बिल्कुल। तो रेखा गुप्ता अच्छा नाम है, इसमें नाम चल रहा है कि फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है शाम को दूसरा नाम निकल कर आए। मतलब ये नहीं कह सकते कि रेखा गुप्ता के नाम पर चर्चा हुई है तो रेखा गुप्ता का नाम ही आएगा या प्रवेश शर्मा का ही नाम आएगा। हो सकता है चर्चा इनके नाम पर हो और शाम को जब पर्यवेक्षक जाए, अभी तो पर्यवेक्षक भी तय नहीं है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो चिट्ठी निकालनी होती है। मैंने आपसे देखिए पूछा था, मुझे आप नंबर 1 नंबर 2 की अपनी आपको जो लगता है कि भाई ये मुमकिन है, प्रोबेबिलिटी वो बता देना। देखिए मुझे नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। अब दो चीजें मैं एक तो कहता हूं कि विधायक दल की बैठक है शाम को, तो महाराष्ट्र विधायक दल की जब बैठक हुई तो उसका लाइव प्रसारण हुआ था, तो इस बार भी क्या विधायक दल की बैठक का लाइव प्रसारण होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरा है कि जनरली केंद्रीय पर्यवेक्षक एक दिन पहले अपॉइंट हो जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र निकालना होता है कि इनको केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। 4 घंटे पहले तक आप केंद्रीय पर्यवेक्षक कौन होगा ये तय नहीं कर पा रहे हो दिल्ली के अंदर। आपको कल ही केंद्रीय पर्यवेक्षक तय कर लेना था या सुबह लेटर जारी करना था। शाम को 7 बजे बैठक है, 2 बजे तक आप केंद्रीय पर्यवेक्षक कौन है यह अभी तय नहीं है आपका। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी अभी लास्ट तक सोच रही होगी और हो सकता है कि 11th आवर पे जब बैठक हो उस समय केंद्रीय पर्यवेक्षक कोई ऐसा नाम ले ले कि इसमें थोड़ा सा है मसला। देखिए है क्या ना कि वहां क्या था कि भाई जाना पड़ता, चार्टर भी लेके जाते तो कहीं जाना था, इसलिए पहले से। तो यहाँ क्या है, गाड़ी से उठाएंगे, कार्यालय से निकलेंगे, घर से निकलेंगे, पहुंच जाएंगे। तो पर्यवेक्षक वाला मसला नहीं। हाँ दूसरा वाला मसला है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जो ये 4 नाम हम और विधायकों को फोन जाते हैं नहीं मैं विधायकों को फोन पर बता दिया गया है कि आपको इस तारीख को दिल्ली में रहना है। सौरभ मैं थोड़ा और अपडेट कर देता हूं। मेरी जानकारी के मुताबिक, हर्षवर्धन जी, मेरी जानकारी के मुताबिक कल कुछ विधायकों की कई बड़े नेताओं से और संघ के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से बैठक हुई है, उनको बुलाया गया था। बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 नंबर ही हैं ऐसे, लेकिन जो मेरी जानकारी में, हो सकता है वो शिष्टाचार भेंट करने गए हो, लेकिन उनको बुलाया गया है। अच्छा। और बुला करके उनसे क्या बात की गई है, उनको कैसे साउंड तो नाम भी बता दीजिए ना कि इनको बुलाया था। नहीं, नाम लेना ऐसे नेशनल चैनल पे अच्छा नहीं लगेगा। कौन सा कह रहे हैं कि बन गए वो, आप लेकिन उनमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जो वास्तव में बड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जो मैंने 5 नाम बताए इनमें से है कोई? देखिए हाँ बिल्कुल इनमें से एक है। इनमें से एक है? बिल्कुल इनमें से महिला है कि पुरुष है? ये जो 4 नाम हैं, परवेश शर्मा, रेखा गुप्ता, आशीष सूद और अजय महावर, ये टॉप 4 हैं। और जो बवाना से विधायक हैं, इंद्राज क्या नाम है वो, 5वां। टॉप 5 अगर आप कहेंगे तो मुझे ये टॉप 5 दे। रविंद्र बवाना से जीते। समीर जी वाली बात कह दूंगा कि 4800 हैं। नहीं, मुझे लगता है रविंद्र इंद्रराज के साथ एक और एससी विधायक हैं जिनको रविकांत है, रविकांत और लोकपुरी की सीट बहुत कम मार्जिन से निकली, 313 वोटों से जीता, 340 वोटों से। लेकिन मुझे नहीं लगता रविंद्र इंद्रराज, मैंने भी नाम सुना है। ये 5 नाम मुझे अभी भी सबसे टॉप पे लगते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, पंजाबी दलित कम्युनिटी से आते हैं ना, वो पंजाबी दलित कम्युनिटी से, तो इन दोनों पे 0 इन कर लीजिए, परवेश शर्मा और रेखा गुप्ता। आप, मैं एक बार मैं सोच रहा था, आप भारतीय जनता पार्टी के सीएम के नाम उठा करके देखिए, तो ऐसा रेनबो बनता है, लगभग हर रिप्रेजेंटेशन आपको उसमें मिलेगा। हरियाणा में ओबीसी आपने दे दिया, राजस्थान में आपने ब्राह्मण दे दिया, यादव आपने ओबीसी मध्य प्रदेश में दे दिया है, 2 राज्यों में आपने ट्राइबल चीफ मिनिस्टर दिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में दिया है आपने। तो इसीलिए आप बार-बार 0 इन कर रहे हैं रेखा गुप्ता पर, क्योंकि महिला भी हैं
और वैश्य भी हाँ, है, और दिल्ली में वैश्यों की जो मजबूती है ना, वो बहुत मजेदार बात आपने याद दिला दी है। इस बार अरविंद केजरीवाल के तरफ वैश्यों का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा था जो लग रहा था कि झुक रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या यूं कहूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत समझदारी से उसको बैलेंस किया। अच्छा। और उन्होंने ना सिर्फ उनके साथ तो वो वोट तो बिल्कुल जाने नहीं दे सकती नहीं, ना सिर्फ उनसे दूरी बनाई बल्कि आर्थिक दूरी भी बनाई अरविंद केजरीवाल से। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये भी रेखा गुप्ता के पक्ष में जाएगा कि भाई एक अगर वैश्य हमारा सीएम बनता है तो वो हमारे लिए भविष्य में बड़ा काम है। मैं बता दूं आपको, पूरे देश की जो इकोनॉमी है वो यहाँ सदर और चांदनी चौक से चलती है। तो इसलिए और वैसे भी चूंकि परंपरागत तौर पर पंजाबी और वैश्य, हाँ, वो जनसंघ के समय आपका से सबसे भारतीय पुराना जनता वोटर पार्टी के आपसे लिए दूर हो पुराना जाए, ये वोटर कैसे? है। नहीं, लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल ने सेंध लगाने की बहुत कोशिश की। ये संघ के लिए भी चिंता की बात बिल्कुल। थी कि अरविंद केजरीवाल की वजह से उनका स्वयंसेवक मतदाता, वैश्य मतदाता वो वहां चला जाता है। लेकिन अब इसी के साथ फिर मैं दो तो हम लोग और एक्चुअली जोड़ क्या है, देता हूं। हम लोग बहुत दूर का सोचने लगते हैं ना कि देखिए ये बना देंगे तो इससे यहाँ फायदा है, उस नहीं, राज्य को रेखा- फायदा मिला है। रेखा गुप्ता भाई, उनको सर- पहले दिल्ली सेव करना है अपना। मुझे लगता है सर, अगले चुनाव के लिए। और बता नहीं, दूं, उस वाली थियरी को मैं कभी नहीं मानता कि एक राज्य से दूसरा राज्य सत्ता बिल्कुल, है। कभी नहीं ये होता। सिर्फ टीवी की डिबेट भर है। सर सेंटिमेंट तो जाता ही है। कतई कोई नहीं नहीं जाता। जाता, बताइए सर। ना, मोहन यादव मतलब वहां मुख्यमंत्री हैं, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में कितने यादवों का वोट दिला देंगे? और तो और हरियाणा में यादव भाजपा के साथ है, तो उनको कोई और क्या करे? लालू यादव ही आ जाए वहां प्रचार करने। नहीं, दिल्ली में भी अखिलेश यादव आए थे ना। आज अगर दिल्ली में अखिलेश यादव आए थे ना। आज अगर बीजेपी दिल्ली के अंदर एक दलित चेहरा दे दे तो क्या ये मैसेज नहीं है, लार्जर मैसेज नहीं है? देखो, दलित अभी दलित बना आपसे अभी नाराज होकर अच्छा, के देखिए, आपने किसी ये तरह आपने बैलेंस अच्छा किया कहा। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी की डिबेट का ये विषय है। हाँ। जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्यों नहीं दे दिया दलितों ने उनको पूरे देश में वोट? अरे दे ही दिया लगभग। नहीं दिया ना। मैं ये नहीं कह रहा आप खड़गे जी जहां की वजह से दे जहां दिया। भी फंसे, राजस्थान आपका जो चला गया हाथ से, राजस्थान जाना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। वहां मोदी जी ने कहा था देखिए इनका पोस्टर ही नहीं लगाया, ये नहीं किया। आप कोई भी चीज, और मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी को तो इस सब से एकदम बचना लोग ज्यादा चाहिए। चर्चा नहीं कह रहे, मैं तो कह रहा हूं सिख अगर बन जाए दिल्ली का चीफ नहीं, नहीं मिनिस्टर, सर, नहीं, मुझे लगता देखिए है इस पे मेरा मतलब आपको जिसको पंजाब में कहें- कुछ मदद हो जाएगी बीजेपी को? नहीं, पंजाब में बीजेपी की मदद के लिए हरदीप सिंह पुरी और रवनीत सिंह बिट्टू अगर नहीं कर पा रहे हैं, एक जो ब्यूरोक्रेट था और एक जो कांग्रेस पार्टी से आया, तो फिर दूसरा सिखा के क्या करेगा? हाँ, नहीं, लेकिन सिख मैं बता दूं, outreach के लिए पद देना पड़ता है, नहीं, बड़ा सर, पद देना मैं पड़ता कह रहा है। हूं ना आपको, पद दिया, दो पंजाब में सर कैबिनेट अमरिंदर सिंह ने क्या मदद कर दी? हारने के अमरिंदर सिंह बाद को भी लेके बना आए दिया। ना, पंजाब में अमरिंदर सिंह को लेके आया, अमरिंदर सिंह को लेकर अमरिंदर ने आए। क्या मदद कर दी? खुद चुनाव हार गए वो। दिल्ली की विधायक बीजेपी की विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षकों के नाम तय हो गए हैं। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, दोनों बहुत सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको पर्यवेक्षक बनाया गया है विधायक दल के नेता का चुनाव करने के लिए, यानी ये ऑब्जर्वर हैं। आज शाम को 6:30 बजे जो बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ये दोनों बीजेपी सीनियर लीडर्स जो हैं ये ऑब्जर्वर के तौर पर जाएंगे और वहां विधायकों से राय मशवरा करके उनका नेता चुनेंगे, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करेंगे। ये इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़, ये दो सीनियर नाम ऑब्जर्वर के तौर पर सामने आए हैं। जी, बड़ी स्पष्ट लगने लगी है कि कोई पूर्वांचली जो है वो सीएम पद का दावेदार अब नहीं है। अब नहीं है। चलो एक देवेंद्र जरा इस खबर पर बता दें हमको और डिटेल। अगर देवेंद्र, दो नाम रविशंकर प्रसाद, ओपी धनखड़ ऑब्जर्वर। हाँ बिल्कुल सौरभ, बीजेपी अपने केंद्रीय पर्यवेक्षकों के जो नाम तय करती है, वो नाम सिर्फ तय करने के लिए नहीं तय किया जाता, बल्कि उसके पीछे मैसेजिंग भी होती है और वेटेज भी होता है। जैसे किसी राज्य में अगर ये आशंका हो कि वहाँ पे ज़्यादा विरोध हो सकता है तो बहुत हैवी वेट भेजा जाता है। किसी राज्य में किसी मैसेज के तहत भेजा जाना हो तो वहाँ पे महिला को भी केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण को जैसे एक जगह भेजा गया था महाराष्ट्र में। तो उस लिहाज से दिल्ली वाले मैसेज को अगर आप देखें तो पूर्वांचल समाज से आने वाले केंद्र में मंत्री रहे बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद, उनका चयन किया गया। दूसरा, हरियाणा से आने वाले जाट कम्युनिटी के ओम प्रकाश धनखड़। अब ये पूर्वांचली ऑब्जर्वर और जाट ऑब्जर्वर मिलकर सौरभ बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी कि वैश्य कम्युनिटी के मुख्यमंत्री के चयन पे मुहर लगवाएं विधायकों के साथ। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस समाज के ऑब्जर्वर है उस समाज का विधायक दल का नेता होगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। हाँ, मतलब राजनीतिक तौर पे तो बीजेपी जैसी पार्टी ऐसा नहीं करती सौरभ। ऐसा नहीं है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है या किसी, मतलब बहुत सारे लोग हंसेंगे भी इस बात पे, लेकिन पार्टी, जैसे मैं ये बहुत गंभीरता के साथ बता रहा हूँ कि केंद्रीय पर्यवेक्षक का जब नाम तय करती है तो उसमें राजनीतिक मैसेज और वेटेज दोनों का ध्यान रखा जाता है कि किस चीज़ की जरूरत है।
और यहाँ भी ये अपवाद नहीं हो सकता, दिल्ली में भी इन दोनों नाम का चयन किया जाना। उसके ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बता दी देवेंद्र। वैसे आपकी राय, आपकी जैसी राय रखने वाले यहाँ अनिल जी बैठे हैं, अभी जस्ट यही बात कह रहे थे कि अगर ये दो नाम हैं तो मतलब पूर्वांचली और जाट नहीं हो सकते। अब ये अगर ये बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल राजनीति जो है वो संदेश, पूर्वांचली सौरभ जी, राजनीति जो है वो संदेशों की भाषा है। यहां पर जो भाषा है वो संदेश जो जा रहा है वो बड़ा स्पष्ट कहीं ना बैठ जाए कि भाई जाट धनखड़ साहब हो गए और रविशंकर प्रसाद वो हो गए, क्योंकि ये बहुत बहुत चर्चा में आ रहा था कि एक पूर्वांचली ये होगा, पूर्वांचली को ये कर देंगे, वो बना देंगे। तो अगर वो वाली गणित कहीं यहाँ पर बैठती है, वो वाला बैलेंस कहीं स्थापित होता है। देखिए, चूंकि देवेंद्र ने बताया कि ये बीजेपी में ऑब्जर्वर जिस तरीके से जो नाम चुने जाते हैं और फिर वो फाइनल राज्य में विधायक दल का नेता जैसे चुनवाते हैं, उस लिहाज से ऐसा लग रहा है कि ये अगर इस समाज के हैं तो उस समाज का लीडर वहां पर शायद ना चुना जाए। अदरवाइज बहुत लॉजिक इसमें ढूंढेंगे तो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भाई। ऐसा कोई आरोप थोड़ी लग जाएगा कि रविशंकर प्रसाद चलिए साहब पूर्वांचली हैं तो इन्होंने जाकर कोई पूर्वांचली का नाम आगे बर्बाद दिया। यहाँ पर सब जानते हैं कि नाम तो कहां से आया है। नहीं, यहाँ पर कोई संविधान 3 की धारा 4 में तो नहीं लिखा गया, ये तो तय है कि कोई संविधान 3 की धारा 4 में नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि राजनीति जो है वो संदेशों की भाषा है, तो शायद यहाँ पे वो संदेश देने की कोशिश हो सकती है कि भाई क्योंकि कुछ बोल रहे थे उनकी बात रह गई। जी देवेंद्र, आप क्या कुछ कह रहे थे आप? सौरभ, मैं ये कह रहा था कि पूर्वांचली मुख्यमंत्री फुल फ्लेजेड तो होना भी नहीं था, संभव भी नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि जैसे अजय महावर का जो नाम है, मूलतः वो बनेंगे वैश्य कम्युनिटी के होने के चलते, अगर उनका नाम आता तो या उनके नाम पे मोहर लगती है तो, और क्योंकि उनका जन्म बिहार में हुआ है तो उस लिहाज से पूर्वांचली एंगल था। अन्यथा ये तय मानिए कि जो पार्टी ने विचार किया था, जैसा कि पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अगर महिला प्लस वैश्य, रेखा गुप्ता में ये दोनों चीज़ें हैं, अगर वो नहीं होता है तो फिर अन्य नाम जैसे चाहे महावर की बात कर लें या फिर जितेंद्र महाजन की बात कर लें, इस तरह के नाम पे। लेकिन अब जो पूरा जीरो इन होना चाहिए वो वैश्य कम्युनिटी पे होना चाहिए, इसके संकेत नजर आ रहे हैं सौरभ। तो वैश्य कम्युनिटी प्लस महिला तो मतलब डबल प्लस रेखा गुप्ता इज इक्वल टू रेखा गुप्ता। नहीं, और मतलब मुझे लगता है कि अगर उस लिहाज से देखें तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी की इतनी राज्यों में सरकारें हैं, किसी वजह से कोई और कारण हो लेकिन फिर भी महिला नहीं बन पाई। और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ कहा ही जाता था कि ब्राह्मण बनियों की पार्टी है। तो अगर कोई नेता ऐसा है जिसका संगठन का बैकग्राउंड है, छात्र राजनीति से निकल कर आया है, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव लड़ा जीता है, फिर विधानसभा में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है यह एक अच्छा चयन होगा। जो जिन नामों की और हम बात कर रहे थे उसमें एक अच्छा चयन होगा। और इनके ऊपर अरविंद जी को हमला करने के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, 100 बार कुछ ठोस निकालना पड़ेगा। आप ये जो थियरी है कि ऑब्जर्वर से भी मैसेज जाता है, नहीं, इसमें अपवाद भी है। देखिए, जब जयराम ठाकुर को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर गए थे उस समय, तो वो भी ठाकुर थे, जयराम सिंह ठाकुर भी ठाकुर थे। तो इसमें अपवाद भी ऐसा नहीं है कि अगर बना दिया गया इसका मतलब ये है कि जिस पृष्ठभूमि से या जिस जाति से वो आते हैं उसका नहीं बनेगा। पार्टी जरूर कोशिश कर रही होगी कि संदेश देने की कोशिश करे। मुझे लग रहा है कोई अपवाद भी निकल सकता है, और जिन नामों की चर्चा चल रही है उसके अलावा भी कोई तीसरा नाम शाम को 7 बजे बैठक के अंदर निकल सकता है। नहीं, लेकिन अब देखिए नाम चुनने होते हैं, कभी कभी कई राज्यों में अमित शाह भी गए, हरियाणा में तो अमित शाह ही गए, खुद गए। उत्तर प्रदेश में अमित शाह गए थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे। ये माना जाता है जहां पर ज्यादा उम्मीदवार होते हैं या कोई नाराजगी की कोई जहां गुंजाइश होती है, थोड़ा मजबूत नेता। राजनाथ सिंह जी को भेजा था ना वसुंधरा को जब नहीं बनाना तब राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक बन के गए थे। हेवीवेट नेता है, बड़े नेता है, तो लग रहा था कि अगर वहां कोई ऐसा स्थिति ना आए तो राजनाथ सिंह को बनाकर भेजा गया था। तो रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ को बनाया गया, तो इतने हेवीवेट नेता नहीं है। मतलब ये वैसी अथॉरिटी वाले नेता नहीं है, बिल्कुल वो उस कद के नेता नहीं है। फिर वही बात है ना, फिर इनके नाम का चयन के पीछे कोई लॉजिक होगा ना। नहीं सौरभ जी, मैं बता दूं, ये दोनों नेता ऐसे हैं जो दिल्ली के कार्यकर्ताओं, मतलब दिल्ली के विधायकों को बहुत सारों को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों, ओपी धनखड़ भी जानते हैं और हरियाणा में बिल्कुल दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, और कईयों से इनके व्यक्तिगत बड़े अच्छे संबंध हैं। मतलब दोनों नेता ऐसे हैं जो दिल्ली की राजनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली के नेताओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, चूंकि संदेश ऊपर का लेके जाना है और ऊपर तक लेके आना है, तो शायद ये औपचारिकता है इस पर्यवेक्षक बनाने के पीछे। इससे ज्यादा और आप अपनी थ्योरी पर कायम हैं? बिल्कुल, मैं कायम। भाई अगर ये एक जाट और एक पूर्वांचली अगर पर्यवेक्षक बने तो इन दोनों समाज से नहीं। देखिए, संविधान 3 की धारा 4
नहीं है, संशोधन ठीक है। ना तो मैं कर सकता हूं ना लिख सकता हूं, लेकिन यह जरूर है कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जिस जाति के व्यक्ति को परवेश वर्मा इस खबर के बाद परवेश वर्मा आपकी लिस्ट में डाउन हुए? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है नहीं, परवेश वर्मा टॉप 7 में जरूर है। अब सर ये कोई बात नहीं, टॉप 7 की बात नहीं, मंत्री की तो हमने बात ही नहीं की आपसे। नहीं, सीएम मंत्री की तो बात ही नहीं हम कर रहे हैं। सीएम पद के लिए मुझे बिल्कुल इसमें इसके बाद और ज्यादा खटका लगता है कि मुश्किल है, मुश्किल लगता है आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है ये सामने आ गई है। और आपको समीर जी को शायद याद होगा और हर्षवर्धन जी को भी याद होगा, जब साहिब सिंह वर्मा जी को भी सीएम बनाया गया था, उसके बाद जब वापसी उनकी होनी थी तो उसको लेकर के भी बहुत उनको संघर्ष करना पड़ा था। वो अटल जी ने उनको एक चिट्ठी लिख के दी थी, उस चिट्ठी को वो कई बार दिखाया करते थे। बहुत संघर्ष के बाद दोबारा उनकी वापसी हुई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल में। एक बार मैं व्यूअर्स के लिए इस खबर को जो इसके पीछे हम लोग बात कर रहे हैं उसकी वजह बता देता हूं। देखिए, ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, और ओपी धनखड़ जी सीनियर लीडर हैं, हरियाणा से आते हैं। एक पूर्वांचली और एक जाट समाज से आने वाले। चर्चा ये चल रही है, देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, उन्होंने ये बताया, सेकंड किया अनिल जी ने इस बात को, कि जिस जाति का पर्यवेक्षक नियुक्त होता है उस समाज से आने वाले व्यक्ति को सीएम का चेहरा नियुक्त बनाया जाए। ऐसा बीजेपी में बहुत कम हुआ है। एक अपवाद, क्योंकि यहां बता दिया अभी समीर जी ने, एक अपवाद इसका है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि जिस समाज से ऑब्जर्वर गया उस समाज का विधायक दल का नेता तो नहीं चुना गया। तो ऐसे में क्या, अगर धनखड़ जी हैं तो मतलब जाट, तो परवेश वर्मा जी की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, या पूर्वांचली के नाते अब रविशंकर प्रसाद हैं तो कोई पूर्वांचली चेहरा, जैसे हम अजय महावर की बात कर रहे थे, उनका नाम जो है वो थोड़ा उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। अब ये जैसा हमने आपको कहा, दुनिया के सारे लॉजिक लगाए जाएंगे, ये भी उसमें से एक लॉजिक है। नहीं, देखिए, अजय महावर तो जब भाजपा के 8 विधायक थे तब भी जीते थे गोंडा से, तो उसकी वजह से है वो वहां, वो कोई पूर्वांचली की वजह से नहीं है। और मैं पहले दिन से ये बात हम लोग कहानी कुर्सी की में डिस्कस कर रहे हैं, पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बना के बिहार नहीं साधा जा सकता, ये भारतीय जनता पार्टी। सवाल वो नहीं है, मैं तो कह रहा हूं अगर दिल्ली में आपको हर कम्युनिटी का वोट मिला है, पूर्वांचली में तो अभी भी ज्यादा बड़ा वोट वो अरविंद केजरीवाल के साथ है, और बिहार के जो मतदाता हैं वो केजरीवाल के साथ हैं। मैंने देखिए चर्चा की शुरुआत में एक बात कही थी, दिल्ली में कास्ट कैलकुलस चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चले। मैं कहता हूं ऐसा हो ही नहीं सकता कि चले ना चले। कास्ट कैलकुलस नहीं चलता है, लेकिन आप जब इस तरह के फैसले लेते हैं तो उसमें कुछ स्वाभाविक दावेदारी जो हो तो जरूर देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, परवेश वर्मा पूरा नाम देखा जाएगा ना। हाँ, स्वाभाविक दावेदारी है ना, अभी भी स्वाभाविक दावेदारी है। अभी भले मैं कह रहा हूं उसके पीछे जाट बैक ऑफ द माइंड होगा ना हमेशा, जब आप परवेश वर्मा का नाम लेंगे। भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर एक वर्ग आपको आपकी नेशनलिस्ट पॉलिसी की वजह से वोट देता है, भले वो किसी जाति का हो, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि आप उसको इसलिए किनारी कर दें कि वो इस जात का वोट है इसलिए हम किनारी। लेकिन ये तय मानना सर कि जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा दिल्ली का, वो सिर्फ दिल्ली के कास्ट इक्वेशन के हिसाब से नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनेंगे तो उसका संदेश वो बाकी पूरे दूसरे राज्यों में, पूरे देश में देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन के आप दिल्ली को संदेश देना है, बाहर के राज्यों को मानने को तैयार नहीं है कि कोई मैसेज जाता है, कोई मैसेज नहीं जाता है। नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं कि दिल्ली में जितने भी बीजेपी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप उनके नाम उठा करके देख लीजिए, आप कांग्रेस के डीपीसीसी के प्रेसिडेंट्स का नाम उठा के देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आकर के, महाबल मिश्रा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया भाई, जब वो प्रदेश कांग्रेस में थे। इधर दूसरे जो भाजपा में जो है, आप देख लीजिए, खुराना जी रहे, विजेंद्र गुप्ता रहे, अभी वीरेंद्र चावला हैं, सतीश उपाध्याय, ठीक है, सतीश उपाध्याय रहे, मनोज, समाज मैटर करता है ना, बिल्कुल एक लाइन, इसलिए हाँ, इसलिए स्पष्टता आ जाए। हाँ, जब मैं कह रहा हूं कि मैसेज नहीं जाता है तो यहां के का मैसेज नहीं जाएगा। हाँ, अगर जाट यहां भी मजबूत नेता खड़ा होगा तो उसका मैसेज जाएगा ना भाई। अगर यहां का बड़ा वैश्य नेता है वो खड़ा होगा और यहां उनका वोट है, आप यहां बना दो और दूसरी जगह मैसेज दो, तो ये नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये कभी होगा। जाट बनेगा तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी में फायदा होगा। बिल्कुल वो संदेश जाएगा, बिल्कुल मैसेज जाएगा। आप इसको दोनों को समझिए ना, जाट आपके साथ भी है, पंजाबी आपके साथ भी है, वैश्य, और मैं आज भी नहीं मानता हूं कि पूर्वांचली इनके साथ उस तरह से रहा है। 43% प्लस वोट है, जो झुग्गी झोपड़ी के वोट है, जो पूर्वांचलियों का वोट है, वो अभी भी 60% एबव वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। बिल्कुल तो है। आपको, आप किसको लेके बीजेपी ने सेंधमारी की है उसमें बस, तो आप जो आपके साथ है उसको आप छोड़ देंगे? ये तो कोई बात ही नहीं हुई।
पंजाबी आपको पूरा का पूरा वोट दे दे रहा है, वैश्य आपको पूरा का पूरा वोट दे रहा है, जाट आपको पूरा का पूरा वोट दे, मिडिल क्लास रेखा गुप्ता फिर अगर लिस्ट टॉप पर आ गई, अब टॉप पर आ गई। टॉप पर है। देखिए साहब, ये भी हमारे पैनलिस्ट की राय में अभी तक परवेश वर्मा टॉप पर चल रहे थे, अब रेखा गुप्ता टॉप कंटेंडर इस पोस्ट के लिए। अगर देवेंद्र हमारे साथ हैं तो देवेंद्र, आपकी पॉलिटिकल सेंस भी यही कहती है कि अब रेखा गुप्ता की दावेदारी और मजबूत मालूम पड़ती है कम से कम? और निश्चित तौर पे सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि पॉलिटिकल लॉजिक के हिसाब से तो फिट थी ही, और जो जानकारी हमने शेयर की कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अगर टॉप सोर्स के द्वारा ये बताया गया कि महिला में जिस सिर्फ एक नाम पे चर्चा हुआ वो एक नाम रेखा गुप्ता गया, तो आप समझ सकते हैं कि उनके अपने बैकग्राउंड के आधार पर और जिस प्रकार से पार्टी के टॉप लीडरशिप में जो लोग उनको जानते हैं वो उनके कामकाज की तारीफ करते हैं। जैसे एक बहुत कॉन्फिडेंट लीडर के तौर पे वो जानी जाती हैं, बहुत अच्छी वक्ता के तौर पे जानी जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से और डीयू जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल के आई हुई हैं, तो उनको डिबेट करना वगैरह आता है, इन सारे कम्युनिकेशन में वो बहुत माहिर हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके प्लस पॉइंट है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसके आधार पर उनकी दावेदारी को लेकर खारिज किया जा सके। रह गई बात दूसरी तरफ, जो एक दिलचस्प चर्चा चल रही थी, हालांकि निश्चित तौर पर वो लाइटर नोट में ज़्यादा है, बट उसका मैसेजिंग ज़रूर रहता है कि जब वहां पे जयराम ठाकुर को चुना गया था, आपने शुरू की है चर्चा, ये भी निर्मला सीतारमण पहली केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पे थी, और तब भी निर्मला सीतारमण वहां पहली केंद्रीय पर्यवेक्षक थी, नरेंद्र सिंह तोमर दूसरे थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण थी वहां पे 2017 में, और 2022 में जब चुना गया उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, तो उस समय विनोद तावड़े गए हुए थे। समीर जी, नरेंद्र सिंह तोमर भी पर्यवेक्षक थे, साथ ठीक है, में नरेंद्र सिंह निर्मला तोमर भी सीतारमण भी पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक थे। थी। मुझे लगता है कि जो बात ये देवेंद्र कह रहे हैं या समीर जी कह रहे हैं, दोनों को एक एक्सेप्शन है, एक रेगुलर दिखता है, लेकिन ये तो है ही ना कि जब आप किसी समाज से किसी को पर्यवेक्षक बना के भेजते हैं तो लगभग, मतलब बनाने को बना दे तो उसमें कोई क्या कर लेगा, लेकिन लगभग ये कोशिश की जाती है कि उस समाज का नहीं होगा। नहीं, कई बार और भी कई वजह होती है जिसकी वजह से भाई ये हुआ कि चलो सौरभ को भेज देते, सौरभ ने कहा नहीं मेरा तो फर्स्ट बुलेटिन है, तो ये हुआ अच्छा चलो ठीक है समीर जी हैं उनको भेज देते, उनकी ये विशेषताएं हैं। तो अपने वाला बनाना भी होता है ना, वसुंधरा जी को बनाना था तो राजनाथ जी को भेजना एग्जैक्टली, और कई बार बनवानी थी, और कई बार ये भी होता है कि भाई ठीक है सामने ठाकुर है। यूपी में कौन गया था, याद आ रहा किसी को? अमित शाह गए थे 2017 में ना, 2017 में अमित शाह गए थे, अमित शाह पर्यवेक्षक थे, सेंट्रल ऑब्जर्वर अमित शाह थे। अमित शाह ने तो कहा भी था कि मैंने बहुत लड़ के योगी जी को मुख्यमंत्री बनवाया। अमित शाह गए थे उस समय 2017। तो ये जो दो नाम है संदेशवाहक ही ना? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ये संदेशवाहक हैं, और एक औपचारिकता होती है, ये औपचारिकता है, और सबसे राय मशवरा हो जाएगा, सबके साथ चाय पी ली जाएगी, और उसके बाद फिर पर्ची निकाली जाएगी। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं है, दिल्ली में कोई विवाद नहीं। पर्ची निकलेगी कि नहीं? किसी को पर्ची थमाई जाएगी या नहीं? दिल्ली में राजस्थान का एक चीज दी गई थी बोलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में अब झगड़ा जैसा कुछ नहीं होना है, ये तय है, वो स्पष्ट है एकदम, और ये लाइन सबको पता है। अब ये 93 से 98 वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। किसी एक विधायक क्या होगा, और ये कई बार ऐसा लगता है कि बड़ा निर्दयी फैसला होता है ये, कि भाई वहां वसुंधरा जी के मन में कुछ था, आपने उन्हीं के मुंह से नाम अनाउंस करवाया। मैं वैसे ही कह रहा हूं, दिल्ली में मान लीजिए जिसको हम सबसे प्रबल दावेदार मान रहे हैं, मतलब प्रवेश से मैं नहीं बोल रहा, किसी का नाम नहीं ले रहा, मान लें उन्हीं से जब नाम बुलवाया जाए, आप वही होगा सर, किसी सीनियर विधायक से कहलवाया जाएगा। देखिए किसका नाम भी प्रस्तावित है। हाँ, जो एक चीज होती है कि एक आदमी प्रपोज करता है, एक सेकंड करता है या दो लोग सेकंड करते हैं, तो 3 नाम तो ऐसे तय किए जाएंगे, तो टॉप 5 में से 3 को उसमें रख लीजिए, एक को वहां रख दीजिए। मतलब इस टॉप 5 में 3 तो वो हैं, 3 वो हैं, 3 वो सेकंड करेंगे और प्रपोज करेंगे। प्रपोजल करने के लिए है, प्रपोजल सेकेंडर भी तो चाहिए। सबसे सीनियर नाम कौन है बीजेपी के इस वक्त इन 48 में? रोहिणी से जो विधायक है वो भी सीनियर है, बिष्ट है, मोहन सिंह बिष्ट है, मोहन सिंह बिष्ट है, ओपी शर्मा नहीं है, सबसे जो वरिष्ठ हैं वो एक सज्जन है, त्रिनगर से जीते हैं, जो जीते हैं। अगर आप उम्र की बात करें तो वो है, और अगर विधायकी अनुभव की बात करें तो मोहन सिंह बिष्ट और राजकुमार चौहान, ये 2 लोग हैं। त्रिनगर से जीते तिलकराम गुप्ता, वो 73 इयर्स के उम्र में सबसे वरिष्ठ है, और उम्र में सबसे छोटे उमंग बजाज हैं जो राजेंद्र नगर से जीते 31 साल। और अगर आप विधायी कार्य कामकाज की बात करेंगे तो मोहन सिंह बिष्ट और राजकुमार चौहान दोनों, क्योंकि राजकुमार चौहान पहली विधानसभा में भी थे, कांग्रेस से वही तो इसलिए उनको तो रूल आउट, उस लिहाज से तो विजेंद्र गुप्ता, तो वैसे भी आप लोग सेकंड करने के लिए तो उनका नाम, और अगर वेटेज की बात करेंगे, सेकंड करने के लिए भी उनकी जरूरत नहीं है, सेकंड करने के लिए भी पर्याप्त नहीं, यहाँ नाम बहुत है ना, सारे बीजेपी के ठीक ठाक नेता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 98 के बाद भाजपा के पास दिल्ली में सत्ता नहीं थी, और दिल्ली में सत्ता ना होने के बाद लड़ाई बराबर करनी थी,
चाहे वो शीला दीक्षित के सामने लड़ाई करनी थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के सामने लड़ाई करनी थी। तो जितने नाम हम देख रहे हैं, जितने लोगों को देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों सैकड़ों रैलियों में डंडे खाए हैं, पानी की बौछारें सही हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, एक एक कार्यकर्ता को मनाया है, रूठे को मनाया है, रूठाया भी है। जब उनको टिकट मिल गई तो बाकी लोग रूठ बिना गए। पावर के किया है सब, बिल्कुल बिना पावर के किया, और कई बार अपने संसाधनों पे किया है। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो 20 लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा करके लाए, अपने आप से खाना खिलाया, अपने आप से चाय पिलाई। कई बार पत्रकारों के साथ बैठे हैं तो चाय के पैसे वो लोग दे रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब वजह है, इन लोगों की जो उम्मीदें हैं ना, इनकी जो आकांक्षाएं हैं, वो शायद इसीलिए ज्यादा जगी हैं कि भाई हमने बहुत मेहनत की है। अब आशीष सूद ने आप सबके अंदर एक गट फील से एक नाम आ रहा होगा, वो नाम बता दीजिए। सबके अंदर होगा, ऐसा हो नहीं सकता ना हो। से ज्यादा मैं कहूंगा कि जो भी खबरें आ रही हैं, हाँ, उसी से, हाँ, तो जाहिर है उससे तो रेखा गुप्ता का नाम भी, रेखा गुप्ता का नाम ऊपर दिखता है। बिल्कुल। आपको समीर जी? रेखा गुप्ता और एक कोई दलित, मुझे लग रहा है कि दलित भी बन सकता है। कोई रेखा गुप्ता कंफर्म नहीं कि रेखा गुप्ता ही मुख्यमंत्री बनेगी। हो सकता है कि जब शाम को बैठक होगी तो किसी दलित का भी नाम आ सकता है। तो या तो महिला बनेगी या दलित बनेगी। अनिल जी, देखिए, जिस तरीके के हालात अभी दिख रहे हैं और जो सारी राजनीतिक उठापटक दिख रही है, उससे मुझे लग रहा है कि जो संदेश निकल के आ रहा है वो शायद महिला और वैश्य, और उस मामले में रेखा गुप्ता सबसे ऊपर दिखती है। देखिए, इतना तो कंफर्म है कि जैसा देवेंद्र ने बताया कि महिलाओं में चर्चा केवल रेखा गुप्ता के नाम की, और कोई है ही नहीं, कंसिडरेशन में ही नहीं है। देखिए, पुरुषों के नाम की लॉटरी निकलेगी फिर तो कई दावेदार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर महिलाओं में बात की जाएगी तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कि रेखा गुप्ता सबसे भारी नाम है। ठीक है। इसके अलावा एक खबर कल के लिए भी थी। कल जो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है, उसके सिलसिले में भी इंटरेस्टिंग खबरें आई थी। एक तो अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी जाएगी वहां आने के लिए, मुझे लगता है आतिशी जी को भी जाएगी। हाँ, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं अभी, तो उनको भी मुझे लगता है जाएगी। कि अब वो आएंगे या नहीं अलग बात है।